दोस्तों नमस्ते। आज ओल्ड इज गोल्ड सीरीज की ये विश्व इतिहास की दूसरी श्रृंखला है और प्रथम क्लास मैंने 2006 की स्कूल वैकेता की आपको हल करवाई थी और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न नए थे जो पहली बार परीक्षा में बने थे और आपको भी लगा कि हाँ अच्छे प्रश्न थे। और उसी क्रम में आज दूसरी क्लास है 2009 स्कूल वैकेता की। देखो स्कूल वैकेता की 2009 में दो परीक्षाएं हुई, ठीक है ना। एक होती है संस्कृत विभाग की परीक्षा, उसको मैं अगले वीडियो में हल करूँगा। आज हमें 2009 स्कूल वैकेता को जो सामान्य शिक्षा की परीक्षा थी उसको मैं हल करवा रहा हूँ। और एक चीज़ मैंने आपको कल और बताई थी कि 2006 का जो मैंने कल वीडियो डाला था वो पूरा आप देख लेना। उसके आधार पर ही हम इस प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों से थोड़ा स्तर अलग है, परंतु शैली एक जैसी ही, मतलब ये क्रम में चलेगा। आप कंटिन्यू इस सीरीज को आप देखते रहना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज की 2009 की स्कूल वैकेता के प्रश्न हैं और कुछ प्रश्न बेहद शानदार प्रश्न हैं और कुछ प्रश्न बेसिक प्रश्न है और 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो 2006 की परीक्षा से रिपीट होते हैं, ठीक है। आप आराम से वाक्य देखना, समझना वाक्य आप आराम से, ठीक है। पहला प्रश्न देखो, दिख रहा होगा शायद, बड़ा तो हो गया होगा, ठीक है, इतना ठीक है। देखना पहला प्रश्न, देखना क्या कह रहा है। प्रथम महायुद्ध में किस राष्ट्र ने प्रजातंत्र को बचाने के लिए भाग लिया था। कह रहा है कि किस राष्ट्र ने प्रजातंत्र को बचाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। तो हमें एक व्यक्ति मिलता है जो है था अमेरिका का राष्ट्रपति विल्सन वुडरो, ठीक है। राष्ट्रपति कौन था? विल्सन वुडरो राष्ट्रपति था। और प्रथम विश्व युद्ध में हम बात करते हैं कि कुल कितने देश थे? 36 देश थे, जिसमें से 32 थे मित्र राष्ट्र, ठीक है, और 4 थे दूरी राष्ट्र, ठीक है ना। और कुल 36 देशों के मध्य प्रथम विश्व युद्ध हुआ, परंतु दूरी राष्ट्रों की स्थिति बेहद शानदार थी। कब तक थी? जब तक अमेरिका उस युद्ध में शामिल नहीं होता। जैसे ही अमेरिका युद्ध में शामिल होता है, मित्र राष्ट्रों की शक्ति बढ़ जाती है और फिर जर्मनी को हमें देखते हैं कि समर्पण करना पड़ता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि प्रजामंडल को बचाने के लिए वुडरो विल्सन उस समय राष्ट्रपति था। वो कहता है कि हम प्रजातंत्र या लोकतंत्र को बचाने के लिए हम इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं, ठीक है। तो शामिल होते हैं 6 अप्रैल 1917 सबसे लेस्ट में शामिल होता है, लगभग लेस्ट में शामिल होता है। 6 अप्रैल 1917 में अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है। और मुख्यतः कारण देखो, ये विल्सन वुडरो कहता है कि हम लोकतंत्र को प्रजातंत्र को बचाने के लिए युद्ध में शामिल हो रहे हैं, परंतु मुख्य कारण अलग था। अगर कहीं परीक्षा में पूछ ले और ऑप्शन में आ जाए ना, तो वो याद रखें, एक तो प्रजातंत्र को बचाने के लिए, दूसरा था जर्मनी की पनडुब्बी योजना। क्या थी? जर्मनी की पनडुब्बी योजना, ठीक है ना। पनडुब्बी योजना और जर्मनी का मेक्सिको पर आक्रमण, जर्मनी का मेक्सिको पर आक्रमण। और आक्रमण का डर था अमेरिका को, जर्मनी पर अमेरिका को मेक्सिको पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का डर था। एक तो ये कारण था और एक था जर्मनी की पनडुब्बी अभियान, जिसके कारण अमेरिका की पनडुब्बियों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। इसीलिए ये प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है। आप यहाँ से एक चीज याद रखना, एक तो ये डेट याद रखना और राष्ट्रपति उस समय कौन था, आप ये चीज अच्छे से याद करना, ठीक है। अच्छा प्रश्न। अब देखना अगला प्रश्न देखो। मैंने 2006 वाली जब कल क्लास में हल करवाई थी, एक चीज मैंने आपको कहा था कि ये वीडियो पूरा देखना, क्रम से पूरा प्रश्न चलेगा, पूरी श्रृंखला क्रम से चलेगी। कह रहा है कि पेरिस मिलिट्री कॉलेज में 1785 में अपने आवास के समय नेपोलियन ने निम्न में से किस पुस्तक को पढ़ा था जो उसे बहुत रुचिकर लगी, ठीक है ना। 2006 में प्रश्न क्या था कि रूसो किस व्यक्ति से प्रभावित था।
ठीक है, 2006 में ये प्रश्न था। अब वहाँ भी रूसो था और ये कह रहा है कि पेरिस मिलिट्री कॉलेज की शिक्षा के समय वो किस व्यक्ति से अत्यधिक प्रभावित था और कौन सी पुस्तक पढ़ता था। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक समझौता, इसका हिंदी में नाम हो जाएगा सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता, ठीक है, सामाजिक समझौता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक अपने नेपोलियन अपने कॉलेज शिक्षा के दौरान पढ़ता था और रूसो से बहुत प्रभावित था। तो मैं ये कह रहा था कि देखो प्रश्न क्रम से चल रहा है, 2006 और 2009 के बीच में प्रश्नों का स्तर कैसे बढ़ा, ये चीज देखो सेम ही चीज पूछ रखी है, सिर्फ प्रश्न की शैली चेंज होती है। इसलिए आप जब भी पढ़ो तो इस प्रकार पढ़ो कि प्रश्नों की तारतम्यता बनी रहे ना। ये प्रश्न देखो सेम डिटो 2006 वाले परीक्षा में रिपीट होता है। देखो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। मैंने कल चीज बताई थी कि औद्योगिक क्रांति कितने चरणों में चलती है, 2 चरणों में चलती है, ठीक है ना। पहली औद्योगिक क्रांति चलती है 1750 से 1850, ठीक है ना। इसका नेतृत्व करता कौन था, इंग्लैंड, ठीक है। फिर 1850 के बाद नेतृत्व करता है जर्मनी, ठीक है। तो प्रथम चरण का नेतृत्व करता कौन था, इंग्लैंड था, और द्वितीय चरण का नेतृत्व करता कौन था, वो था जर्मनी नेतृत्व करता था। तो प्रारंभ पूछ रहा है कि औद्योगिक क्रांति प्रारंभ किस देश में हुई, तो औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होती है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन का मतलब हो गया कि इंग्लैंड में ये औद्योगिक क्रांति सबसे पहले प्रारंभ होती, ठीक है। ये प्रश्न देखो, अच्छा प्रश्न है ना। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में बना है और विद्यार्थियों का बहुत कंफ्यूजन होता है कि इस प्रकार के 2 कथन है, ठीक है ना। इस प्रकार के 2 कथन है, सेम एक जैसे कथन मिलते हैं। तो मैं आज आपको ये चीज क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। किसने कहा था मैं सम्मान के साथ शांति लाया, मैं सम्मान के साथ शांति लाया हूँ। मैं आपको 2 चीजों पे यह चर्चा करता हूँ। एक तो करता हूँ 1878, ठीक है, एक होता है 1938, ठीक है ना। ये है बर्लिन कांग्रेस या कहूँगी बर्लिन सम्मेलन, ठीक है ना, बर्लिन सम्मेलन। ये है म्यूनिक, ये है म्यूनिक सम्मेलन, ठीक है, म्यूनिक सम्मेलन, ठीक है। ये म्यूनिक सम्मेलन कहते हैं कि हिटलर का चरम काल था, ठीक है। और ये बर्लिन सम्मेलन आयोजित करता है जर्मनी का बिस्मार्क। ये आयोजन कौन करता है, जर्मनी का बिस्मार्क आयोजन करता है, जिसको हम कहते हैं कि टर्की के विभाजन को लेकर ये बर्लिन सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये बिस्मार्क की कूटनीति का हिस्सा था। तो यहाँ पर एक नाम मिलता है कि देखो चेम्बरलिन आ जाएगा, एक नाम और मिलता है, शायद मैं नाम मेरे दिमाग में से निकल गए नाम, मैं अभी नाम बता दूंगा, ठीक है। ये बर्लिन कांग्रेस है। यहाँ पर ये बिस्मार्क का टर्की के जितने भी क्षेत्रों का विभाजन, हाँ डिज़राइली नाम याद आ गया, डिज़राइली, ठीक है। डिज़राइली बर्लिन सम्मेलन से आता है तो कहता है कि मैं सम्मान सहित शांति लाया हूँ। एक तो ये कथन आप याद रखना। दूसरा कथन है 1938 में म्यूनिक समझौता सम्मेलन, वो थे चेम्बरलेन, ठीक है ना। चेम्बरलेन जब इस समझौते से आते हैं तो वो भी कहते हैं कि मैं सम्मान सहित शांति लेकर आया हूँ। ये 2 कथन है, 2 कथन आप याद रखना। इसमें सीधा सा एक ही ऑप्शन दे रखा है कि चेम्बरलेन, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नेविल चेम्बरलेन, ठीक है। तो आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ये डेट पूछ लेना कि बर्लिन सम्मेलन बिस्मार्क की अध्यक्षता में टर्की के विभाजन को लेकर ये किया गया था, और इसमें डिज़राइली ने कहा था कि मैं सम्मान से शांति लेकर आया हूँ, ये डिज़राइली का कथन है। और म्यूनिक समझौते में चेम्बरलेन का कथन है, ठीक है। तो आप ये चीज दोनों आप ध्यान रखना, कभी भी आप गलत मत करना इस चीज को, है। ये देखो अमेरिका के उपनिवेशों में सन ऑफ लिबर्टी के नाम के संगठनों को बनाया गया। इसका उद्देश्य विरोध करना था। देखो ग्रेनविल ये नाम मिलता है। इंग्लैंड में
ग्रेनविले की सरकार बनती है और ग्रेनविले के नेतृत्व में इंग्लैंड अमेरिका में क्या करते हैं कि 4 प्रकार के कानून लागू करता है। ठीक है, एक था स्टाम्प एक्ट, शुगर एक्ट, ठीक है, और नेविगेशन एक्ट नहीं, क्वार्टरिंग एक्ट, वो वगैरह के 3 या 4 कानून लागू करते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि सन ऑफ लिबर्टी किस एक्ट के विरोध में किसका उद्देश्य था, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा स्टाम्प एक्ट। ठीक है, स्टाम्प एक्ट 1765 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1765 में स्टाम्प एक्ट लागू किया गया था और इसमें कहा गया कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, अदालतें हैं, सब में सरकारी स्टाम्प लागू कर दिया गया था। ठीक है, ग्रेनविले के द्वारा ये लागू किया गया था और इसके विरोध में, ठीक है ना, इसके विरोध में अमेरिका में 2 संगठन बनते हैं, स्वतंत्रता का पुत्र और स्वतंत्रता की पुत्री, सन ऑफ लिबर्टी और डॉटर ऑफ लिबर्टी नामक 2 संगठन बनते हैं इसके विरोध में। और जितने 1765 और 64 में जो कानून लागू किए गए थे उनका सबसे अधिक विरोध किसका हुआ था? स्टाम्प एक्ट का विरोध किया गया था। ठीक है, तो सन ऑफ लिबर्टी और डॉटर ऑफ लिबर्टी, ये 2 चीजें आप अच्छे से याद रखना। और यही प्रश्न देखो 2009 का प्रश्न, अभी 2020 की व्याख्याता, 2020 की कॉलेज व्याख्याता में डिट्टो प्रश्न बना था, यही प्रश्न सेम लाइन ये लिखी हुई थी परीक्षा में। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इनका महत्व बहुत है। आप प्रश्नों को समझना, सही समझना और इनका क्रम समझना कि इनका स्तर कैसे बढ़ा, है ना। ये देखो, यह भी अच्छा प्रश्न है ना। फ्रांस में 14 जुलाई को फ्रांसीसियों की स्वतंत्रता के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि 14 जुलाई 1792, ठीक है, 14 जुलाई 1792 को हम फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और उसकी घटना थी, वो थी इस दिन बास्टिल दुर्ग का पतन होता है। ठीक है ना। देखो, बास्टिल दुर्ग क्या था? ये गुलामी का प्रतीक, क्या था? गुलामी का प्रतीक था बास्टिल दुर्ग। राजाओं की ये निशानी थी। बास्टिल दुर्ग का जब पतन होता है 14 जुलाई 1792 को बास्टिल दुर्ग का पतन होता है और इसी दिन से फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ। ये प्रश्न पूछा गया था कि फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ या प्रारंभ, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस घटना से माना जाता है? तो 14 जुलाई 1792 की बास्टिल दुर्ग के पतन की घटना को हमें फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ माना जाता है और इसी दिन जुलाई में फ्रांसीसियों की फ्रांस के स्वतंत्रता दिवस को भी मनाते हैं। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखना। प्रश्न हो गए यहाँ पे 6। ठीक है, इधर देखना। ये प्रश्न देखना, प्रश्न ये अनएप्लाइड प्रश्न है। 19वीं शताब्दी में किसे अंधकार का महाद्वीप भी कहा जाता है? अंधकार का महाद्वीप का मतलब हो गया कि उपनिवेशिक क्षेत्रों में कुछ भी बदलाव नहीं होना। जो अफ्रीका के साइड के देश थे उनकी किसी भी प्रकार की कोई उन्नति नहीं होना, ना लेखन क्षेत्र में ना किसी भी क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होना, इसलिए उसको नाम दे दिया गया कि अंधकार का महाद्वीप। तो वो अंधकार का महाद्वीप किसको कहते थे? अफ्रीका को अंधकार का महाद्वीप भी कहा जाता था। ठीक है, ये थोड़ा एप्लाइड प्रश्न है। अब देखना ये प्रश्न, वाटरलू का युद्ध नेपोलियन में मित्र राष्ट्रों के मध्य किस वर्ष हुआ? ठीक है, देखो ये नेपोलियन की अंतिम हार थी। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार होती है और नेपोलियन को फ्रांस छोड़ के यहाँ से जाना पड़ता है। तो मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने मिलकर नेपोलियन को हराया था 1815। कब हराया था? अंतिम युद्ध था 1815 में और 1815 में वाटरलू के युद्ध के बाद नेपोलियन को निर्वासित कर दिया गया था। ये प्रश्न पूछा गया था कि निर्वासित कहाँ कर दिया गया? तो वो था सेंट हेलेना। ठीक है, सेंट हेलेना द्वीप था।
सेंट हेलेना द्वीप, ये प्रश्न भी पूछा गया है। और कहाँ पे था ये भी पूछा गया है, तो दक्षिणी अंटार्कटिक। कहाँ था? दक्षिण अंटार्कटिक। ये प्रश्न ऑप्शन में दिया हुआ था, उत्तरी अंटार्कटिक, दक्षिण अंटार्कटिक, कितना डीपली प्रश्न बना था। तो ये चीजें आप ध्यान रखना कि उसका निर्वासित जीवन बाद में कहाँ, वाटरलू के युद्ध के बाद इसको कहाँ भेज दिया गया, तो सेंट हेलेना नामक द्वीप पर भेज दिया गया था। और सेंट हेलेना द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो वो है दक्षिणी अंटार्कटिक में स्थित है। ठीक है, इसमें देखो थोड़ी व्याख्या भी है शायद, देखना इसमें व्याख्या है कि 18 जून 1815 की बात कह रहा है, और नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों ने उड़ाया था। और इसका नेतृत्व ड्यूक ऑफ वेलिंगटन या आर्थर वेलेज़ली, ठीक है, याद रखना। वाटरलू युद्ध का नेतृत्व मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व कौन कर रहा था? आर्थर वेलेज़ली कर रहा था। और पर्सा का था ब्लूकर, ठीक है ना। वेलेज़ली था इंग्लैंड का, और पर्सा का सेनापति कौन था? ब्लूकर पर्सा का सेनापति था। और मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को अंतिम रूप से हराया था। ठीक है, ये प्रश्नों का क्रम चलेगा, बार बार मैं आपको देख रहा हूँ। ये प्रश्न देखो, अभी 2018 की व्याख्याता पूछा है, 2018 की व्याख्याता में सेम डिटो प्रश्न पूछा है कि इल डुचे किसके लिए प्रयुक्त होता था? इल डुचे, ठीक है। तो इल डुचे का अर्थ देखना, अर्थ क्या होता है? इल डुचे का अर्थ होता है शिखर, शिखर नेता, शिखर नेता, शिखर नेता, या कहूँ कि सर्वोच्च नेता, ठीक है ना, या कहूँ कि सर्वोच्च नेता। देखो इटली में क्या होता है? इटली में मार्च 1900 लगभग 1921 की बात है, सॉरी 1921 की बात है। इटली में क्या करते हैं कि मुसोलिनी, इटली में मुसोलिनी क्या करता है कि फासिस्ट पार्टी का गठन करता है, ठीक है ना, अपनी पार्टी का गठन करता है। और गठन करने के द्वारा ये प्रमुख नेता बनता है, या कहूँ कि इसका संस्थापक ये था। संस्थापक होने के कारण इसको उपाधि दी गई थी, इले डुचे की उपाधि दी गई थी। इसका अर्थ क्या होता है कि शिखर नेता, मतलब अपनी पार्टी का सर्वोच्च नेता क्या कहलाता है? शिखर नेता कहलाता है। और इसकी उपाधि किसको दी गई थी? मुसोलिनी को इसकी उपाधि दी गई थी। ये अच्छा प्रश्न है, 2018 में व्याख्याता बना। देखो 2009 का प्रश्न 2018 की व्याख्याता में बन रहा है, और आप हल नहीं कर पा रहे हो, मतलब देख लो आपकी हालत क्या है, सोच लो आप। देखो और प्रश्न आ गया, देखो बार बार घूम रहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लेखक है, तो ये बेसिक हो गया कि इसका लेखक हो जाएगा रूसो, सामाजिक समझौता। ठीक, इसमें तो बड़ा बताने वाली बात नहीं है। ये अच्छा प्रश्न, मुझे बेस्ट प्रश्न लगा। ये कंसेप्ट बेस्ट प्रश्न है, जिन विद्यार्थियों का कंसेप्ट क्लियर है ना, वो ही विद्यार्थी इसको हल कर सकते हैं। देखो 27 जून 1792 को ब्रुन्सविक घोषणा का पत्र क्या था, ठीक है ना। देखो ब्रुन्सविक का संबंध किससे है? फ्रांस की क्रांति से, ठीक है ना। किस क्रांति से? फ्रांस की क्रांति से है। इसकी थोड़ी मैं आपको कहानी बताऊं कि फ्रांस में क्या चल रही है। 1792 की फ्रांसीसी क्रांति चल रही है। वो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो राजा था, ठीक है, राजा को उसके महल से भगाने के लिए जनता ने उसके महल पर आक्रमण कर दिया था। क्योंकि कारण यह था कि लोगों को लगता था कि राजा बाहर के देशों से सैनिक सहायता मंगा रहा है, इसलिए लोगों ने राजा पर आक्रमण कर दिया। तो राजा को बचाने के लिए, या कहूँ राजा को पुनर्स्थापित करने के लिए, इसके सहयोगी देश ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में एक व्यक्ति था ब्रुन्सविक, इसका नाम ही ब्रुन्सविक था। ऑस्ट्रेलिया के आदेश पर ब्रुन्सविक ने एक घोषणा की थी कि अगर फ्रांस के राजाओं को सुरक्षा नहीं दी गई, फ्रांस की जनता द्वारा उसको संरक्षण नहीं दिया गया, तो हम फ्रांस पर आक्रमण कर देंगे, ठीक है। तो ये विदेशियों का एक घोषणा पत्र है, जिसमें कहा गया कि फ्रांस के राजाओं को सुरक्षा दी जाए और उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए आपको कार्य करना होगा, वरना बाहर की सेना फ्रांस पर आक्रमण कर देगी, ठीक है। ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। अब देखना, वियना कांग्रेस से राष्ट्रीय भावनाओं की उपेक्षा करके उन्हें दे दिया गया था, ठीक है ना।
देखो वियना कांग्रेस कब होती है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम पढ़ते हैं कि 1918 में होता है पेरिस सम्मेलन, ठीक है ना। क्या होता है? पेरिस सम्मेलन होता है। प्रथम विश्व युद्ध का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए पेरिस सम्मेलन होता है। और पेरिस सम्मेलन में होती है वर्साई की संधि, वर्साई की संधि, ठीक है ना। तो इस प्रश्न की थोड़ी भाषा पहले मुझे लगता नहीं कि इस प्रश्न की भाषा ठीक बनी थी। तो वर्साई की संधि को ही क्या कहते हैं? ये इसका प्रश्न का अर्थ होता है कि वियना कांग्रेस, ठीक है। वर्साई की संधि किसके साथ की गई थी? वो की गई थी जर्मनी के साथ, जर्मनी के साथ, ठीक है। अब प्रश्न देखो इतना डीपली प्रश्न में स्पष्ट नहीं लिखा है, कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। तो वर्साई की संधि मुझे लगता है कि ये चीज यहाँ पूछ रहा है कि वियना कांग्रेस से राष्ट्रीय भावनाओं की उपेक्षा करके उन्हें दे दिया गया था, ठीक है। मतलब वियना कांग्रेस में स्पष्ट कर दिया गया कि जर्मनी को हम पूर्णतः बर्बाद करने वाले हैं और उन्हें दे देगा। मतलब क्या हो गया? डाइट। डाइट का मतलब हो गया खाना या आहार, खाना या आहार। इसका तात्पर्य देखना, खाना आहार का मतलब है कि जर्मनी को जैसे तैसे बर्बाद करना है, चाहे क्षेत्रों के रूप में, चाहे उसकी सैन्य शक्ति के रूप में, उसके परमाणु शक्ति के रूप में। और जितने भी क्षेत्र हैं, अल्फांस लॉरेंस का क्षेत्र है, सारा क्षेत्र उसको बर्बाद कर दिया था। तो डाइट का मतलब हो गया कि जो जर्मनी का क्षेत्र था वो सभी को खाने के लिए दे दिया, उसको सबको छूट दे दी थी, ठीक है। तो ये चीज आप समझना, ये वर्साई की संधि के बारे में ही पूछ रहा है जहां तक मुझे लग रहा है ना। ये देखना, अंटार्कटिक चार्टर की घोषणा की गई थी। देखो अंटार्कटिक चार्टर मतलब हो गया कि यूएनओ की स्थापना से पूर्व बहुत सारे सम्मेलन होते हैं। अंटार्कटिक बहुत सारे सम्मेलन होते हैं। उसमें से सबसे पहला सम्मेलन है ये 1941 की लगभग बात है कि अंटार्कटिक चार्टर की घोषणा किन दो नेताओं ने की थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रूजवेल्ट और चर्चिल, ठीक है। रूजवेल्ट और चर्चिल के बीच ये अंटार्कटिक चार्टर की घोषणा की गई थी। ऑप्शन भी इसमें दे रखा दो सही, ठीक है नहीं ये आना, हाँ ठीक है। देखो इसमें थोड़ी व्याख्या दे रखी है, आप देखना। अंटार्कटिक चार्टर की घोषणा 14 अगस्त 1941, ठीक है। एक ब्रिटेन का होता है चर्चिल और अमेरिका का होता है फ्रांसिस रूजवेल्ट। इन दोनों ने अंटार्कटिक चार्टर की घोषणा की और सबसे पहले उन्होंने विचार रखा कि किसी एक नए अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना करने के बारे में विचार करना था, ठीक है। ये तो बेसिक है, कोई ज़्यादा खास बात नहीं इसमें। ये देखना, ये भी अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर बम गिराया था? देखो हम पढ़ते हैं कि जब हम द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ते हैं ना, तो हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त के बीच में दोनों क्षेत्रों पर बम गिराए थे। और वो बम गिराने वाला कौन था? ग्रेट ब्रिटेन, सॉरी यूएस, अमेरिका, ठीक है, हाँ यूएसए। फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन और यूएस, हाँ अमेरिका। अमेरिका ने जर्मनी के हिरोशिमा और नागासाकी, सॉरी जर्मनी ने जापान, ठीक है ना। ये हिरोशिमा कहाँ के थे? जापान के क्षेत्र थे, ठीक है। जापान के शहर हिरोशिमा पर अमेरिका ने 6 अगस्त, इसमें डेट दे रहा, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। उसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। ये देखना अच्छा प्रश्न है। फ्रांस में नेपोलियन की शिक्षा सुधार का मुख्यतः था। फ्रांस में नेपोलियन का शिक्षा सुधार मुख्यतः था। प्रश्न कह रहा है कि नेपोलियन के द्वारा जो शिक्षा में सुधार किया गया था, मैं बात यहाँ करूँ कि शिक्षा के सुधार में तो 3 स्तरों पर शिक्षाएं चलती थी, ठीक है। कितने स्तरों पर? 3 स्तरों पर चलती थी, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, ठीक है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 3 प्रकार के नेपोलियन ने शिक्षा प्राप्त की। और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक सैनिक शिक्षा, ठीक है,
सैनिक शिक्षा प्राप्त करना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ उत्तर भी यही कह रहा है कि सैन्य शिक्षा की, ठीक है ना। विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के साथ एक नाम आता है मध्य स्तर। माध्यमिक स्तर में एक एक संस्थाएं खोली गई थी, वो थी लिस्से। लिस्से नाम के विद्यालय खोले गए थे माध्यमिक स्तर में, और बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा से ही सैन्य शिक्षा और देश के प्रति समर्पित भाव रहने की शिक्षाएं नेपोलियन के द्वारा दी जाती थी। ये भी अच्छा प्रश्न है ना। अब देखना ये प्रश्न, देखना ये प्रश्न जब बना था ना, बहुत कठिन प्रश्न था, मेरे अनुसार ये बहुत कठिन प्रश्न था। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध के समय दो डिक्टर क्या कह रहा है, हाँ, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट ये कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय, इसका मैं आपको अर्थ बताता हूँ कि ये कह रहा है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, ठीक है ना। ये इसका अर्थ होता है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस देश में स्थापित की गई, तो हम स्पष्ट पढ़ते हैं। तो सर्वहारा वर्ग का सबसे बड़ा तो समर्थक कौन था, वो था कार्ल मार्क्स, ठीक है। अब कार्ल मार्क्स के बाद ऐसा मैं कहूँ कि कार्ल मार्क्स के विचारों को धरती पर उतारने वाला कोई व्यक्ति था, तो वो था लेनिन। वो युक्ति था लेनिन, और लेनिन ने रूस में सर्वहारा वर्ग की सरकार बनाई थी। सर्वहारा वर्ग की सरकार की थी 1917 में, जब बोल्शेविक क्रांति होती है। 1917 में जब बोल्शेविक क्रांति होती है, बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित होता है। और यही चीज प्रश्न में पूछ रहा है कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की स्थापना किस देश में की गई थी, तो स्पष्ट हो जाएगा लेनिन के द्वारा कहाँ की गई थी, रूस में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये प्रश्न की थोड़ी भाषा अलग हो सकती है, परंतु पूछने का तात्पर्य अच्छा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सर्वहारा वर्ग की तानाशाही या शासन कहाँ स्थापित किया गया था, तो रूस में किया गया था और लेनिन के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका अर्थ ये हो जाएगा, है ना। अब देखना ये प्रश्न अच्छा है। उस देश का नाम बताओ जिसने स्पेन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया, ठीक है। स्पेन का गृह युद्ध चलता है, लगभग डेट चलती है कि 1936 से 1939 तक। 1936 से 1939 तक स्पेन में चलता है गृह युद्ध। और स्पेन में गृह युद्ध चलने से क्या हुआ कि जर्मनी थी, इटली थे, उनको अपना सैन्य शक्ति प्रयोग करने का एक कारण मिल गया। तो परंतु इसमें प्रश्न यही पूछ रहा कि भाग नहीं लिया, तो देखो भाग नहीं लेने वाला था इंग्लैंड, ठीक है। अब देखो इंग्लैंड इसके गृह युद्ध को बचाने में लगा हुआ था और उसने एक नीति भी की थी, हस्तक्षेप समिति 1936 में किसके द्वारा बनाई गई थी, अमेरिका के द्वारा ये हस्तक्षेप समिति बनाई गई थी। और इसमें कहा गया था कि स्पेन के गृह युद्ध में कोई भी बाहरी देश सहायता नहीं देगा, परंतु इस नीति का न तो जर्मनी ने माना, न इटली ने माना, न रूस ने माना, ठीक है, ने और भी था, मुझे नाम याद, हाँ, पुर्तगाल ने माना। किसी ने भी इस नीति को नहीं माना और सब ने अपनी ओर से सेनाएं भेजकर स्पेन के गृह युद्ध में जो गृह युद्ध की नीति थी जिसके द्वारा उसमें सहायता की गई थी, परंतु इंग्लैंड के द्वारा सहायता नहीं की थी। इंग्लैंड हस्तक्षेप की नीति के निर्धारित था, ठीक है। तो स्पेन में गृह युद्ध के बाद ही हमें मिलता है कि हिटलर का उदय होता है, ठीक है। हिटलर की शक्ति बढ़ जाती है इसके कारण ही, है ना। तो इटली भी था, जर्मनी भी था और रूस भी था, और पुर्तगाल का नाम भी आता है, ठीक है। ये कथन है,
हर परीक्षा में आप जब भी किसी भी टॉपिक में पढ़ो तो 6 से 7 अच्छे कथन होते हैं, अच्छे कथनों को आप याद कर लिया करो। लिख रहा है कि अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की नींव डाली। सही बात है, बेंजामिन फ्रैंकलिन कहता है, ठीक है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहता है कि अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की क्रांति की नींव डाली, ठीक है, क्योंकि जस्ट ठीक ही होती है। जैसे अमेरिकी क्रांति होती है, अमेरिकी क्रांति के बाद फ्रांसीसी क्रांति होती है, और अमेरिकी क्रांति की चेतना, वहाँ के बौद्धिक वर्ग ने भी फ्रांसीसी क्रांति को करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसमें हम कहते हैं कि टॉमस पेन भी नाम मिलता है, टॉमस पेन, ठीक है ना। टॉमस पेन ने भी अमेरिकी क्रांति के बारे में इतना लिखा, इसकी किताबें फ्रांसीसी क्रांति के लोगों को भी चेतना दिलाई थी, ठीक है ना। प्रश्न कह रहा है, देखो राष्ट्रसंघ के पतन का मुख्य कारण था। राष्ट्रसंघ बेचारा ऐसे ही बना दिया गया था मन मर्जी से, परंतु विश्वस्त योगदान तो था इसका। राष्ट्रसंघ को बनाने में मुख्य योगदान था विल्सन वुडरो का, ठीक है, विल्सन वुडरो का इसका मुख्य योगदान था। और पतन का कारण उग्रवादी राष्ट्रवाद। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, ये मैं इसके कहीं आगे होगा। ये है, ठीक है। देखना, बड़ी शक्तियों का स्वार्थपरता, युद्धक शक्ति की कमी, वर्साई की संधि, ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण था कि राष्ट्रसंघ के पतन का सबसे बड़ा कारण था कि बड़ी शक्तियों की स्वार्थपरता, ठीक है। देखो, इसकी स्थापना तो की थी अमेरिका ने, ठीक है ना, विश्व, परंतु अमेरिका कभी भी इसका सदस्य नहीं बना था। स्थापना अमेरिका ने की, परंतु सदस्य अमेरिका कभी भी नहीं बना था। इसलिए हर देश अपने अपने स्वार्थ के लिए इस क्षेत्र का प्रयोग करता था, किसी भी राष्ट्र संघ के नियमों का कोई पालन नहीं करता था। इसीलिए बड़े शक्तियों की स्वार्थपरता के कारण राष्ट्र संघ का हो गया पतन हो गया था, ठीक है। अच्छा प्रश्न है ये, अच्छा प्रश्न है ये, मुझे सबसे अच्छा प्रश्न ये लगा कि नेपोलियन के सिविल कोड से फ्रांस में व्यवस्था आई, ठीक है ना। देखो, नेपोलियन खुद कहता है कि मेरे 40 युद्ध अलग है और मेरी जो है सिविल कोड है, ऐसा मैं कहूँ कि नागरिक संहिता, इसका सही अर्थ कहूँ तो नागरिक संहिता, ठीक है, नागरिक संहिता, सिविल कोड या कानून संहिता, कहीं नाम मिलते हैं कानून संहिता, ठीक है, ये अलग अलग नाम मिलते हैं। देखो, सिविल कोड या कानून संहिता फ्रांस में लागू की नेपोलियन 1804 में, ठीक है, ये डेट आप याद रखना। 1804 में नेपोलियन ने सिविल कोड या नागरिक संहिता लागू की, ठीक है। अब देखो, नेपोलियन क्या करता है कि 1800 की, ठीक है ना, 1800 युक्ति था कम्बेसरी, ठीक है। कम्बेसरी के नेतृत्व में 4 अन्य लोगों ने कुल इस एक समिति बनाई गई थी। ये सिविल कोड तैयार करने के लिए, नागरिक संहिता तैयार करने के लिए कम्बेसरी के नेतृत्व में 4 कानून के जो विद्वान थे उनको लेकर के एक समिति बनाई गई और इसको काम सौंपा गया कि आप ये सिविल कोड बनाओ, ठीक है। सिविल कोड तैयार कब हुआ? 1804 में ये सिविल कोड तैयार हुआ और उसके बहुत सारे प्रावधान थे और आगे के जो प्रश्न आएंगे मैं उसको हल कराऊंगा। यहाँ सिर्फ इसका अर्थ ही पूछ रहा है कि सिविल कोड की अर्थ है तो कानूनी, हाँ ये कानूनी व्यवस्था में, ठीक है। तो कानूनी व्यवस्था में जो फ्रांस में जो नवीन प्रावधान कानून लागू किए गए थे वही इसका सिविल कोड कहता है और ये डेट आप जरूर याद रखना 1804 है। और किसके नेतृत्व में इसका गठन किया गया था? तो कम्बेसरी के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था, ठीक है। ये प्रश्न देखो, वैसे ये प्रश्न अब सिलेबस से हट गया है, कोई दिक्कत नहीं, ये टॉपिक यहाँ से अपन के सिलेबस में नहीं है। ईसाई और इस्लाम धर्म वाले हमें टॉपिक हटा दिए हैं। फिर भी कह रहा है कि प्रथम ईसाई गिरजाघर की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो वो था जेरूसलम, ठीक है ना। वो कौन सा था? जेरूसलम था, ठीक है। ये देखो, ये 2000 प्रश्न 9 में बना। ऐसे प्रश्न अभी तक वर्तमान में चल रहे हैं
चाहे कोई भी परीक्षा ले लो, यहाँ से इस शैली के प्रश्न, ये जो कृषि के क्षेत्र में जो तकनीक